अब सबसे पहले तो सवाल यही उठता है कि ऑलरेडी इतना सिंप्लीफाइड है कि इसको और कितना सिंप्लीफाई करें। फिर भी आप में से कोई है जो इसे कर पा रहा है? बोलिए। अच्छा, ओके। देखिए यहाँ पे हमें कंडीशन क्या दे रखी है, के टी इज़ वेरी वेरी लेस देन बी। तो यहाँ पे हमें बाइनोमियल थ्योरम लगाना है। ओके, तो बाइनोमियल थ्योरम का कल हमने क्या याद किया था, याद है किसी को? अगर 1 + x की पावर n हो, कौन बताएगा? प्रतीक्षा बताइए। बस इतना ही, ये वाला याद है? इसके आगे वाला भूल गए? वैसे तो मैथ्स में आएगा, लेकिन है ना, n × n - 1/2 2 × 1 वैसे आता है, लेकिन वो 2 ही होता है ना। ओके, इसके आगे की टर्म बता सकते हैं? राइट, ठीक है। ओके, नेक्स्ट इज 1 + x की पावर -n अगर हो, 1 - nx प्लस n × n - 1/2 × x क्यूब। नहीं, -n फिर -n - 1 × x², राइट, क्योंकि हमें n की जगह -n रख देना है। अगर 1 - x की पावर n हो, 1 - nx प्लस n × n - 1 × n - 2.3। हाँ तब n ही रहेगा, क्योंकि यहाँ पे n ही है, राइट। ठीक है, और अगर एक और कंडीशन ले लेते हैं, अगर 1 - x की पावर -n हो तो 1 + nx। राइट, तब यही फॉर्मूला लगाएंगे, लेकिन x की जगह -x रख देंगे और n की जगह -n रख देंगे, क्योंकि दोनों में माइनस है ना। तो 1 - nx, लेकिन x की जगह -s रखेंगे तो प्लस हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे हो जाएगा, प्लस रखते हैं, फिर यहाँ पे -n लिखते हैं /2 × -x², तो x² ही हो जाएगा, राइट। इसके बाद इतनी ज़रूरत नहीं है। अगर देखो, मैंने आपको कल बताया था कि फिजिक्स में आपको सिर्फ इतना ही काम आता है, राइट। ज़्यादातर 99% ऑफ द टाइम फिजिक्स में इतना ही काम आने वाला है। ओके, लेकिन कभी कभी एक ऐसे चांस भी हो सकते हैं फिजिक्स में जब आपको x² वाली टर्म भी यूज़ हो जाए, ठीक है। इसलिए अपनी हैबिट बनाओ कि आपको ये भी याद रहे, भले इसका इतना यूज़ नहीं होगा, कभी कभी बहुत कम यूज़ होने वाला है इसका, लेकिन हो सकता है। इसलिए हैबिट ये बना लो कि ये वाली x² वाली टर्म भी आपको याद रहे। इतना मुश्किल भी नहीं है, हो जाएगी यार, n - 1/2/x², है ना। और अगर ये बन गया तो इससे अगला भी आराम से बन ही जाएगा। तो इसमें याद रखने वाली चीज़ तो कोई है ही नहीं, हम बनाने वाली चीज़ है इसमें, ठीक है। अब देखिए, अब यहाँ पे हमें ऐसी फॉर्म तो दी नहीं हुई है, कैसे बनाएंगे? हमें इस कंडीशन के बेस पे बनाना है। तो सबसे पहले इस कंडीशन को चेंज करो। इस कंडीशन को चेंज कैसे कर सकते हैं? KT/B इज़ वेरी वेरी लेस देन 1। हमेशा लेस देन 1 वाली कंडीशन बनाते हैं हम, ओके। क्योंकि ये फॉर्मूला कब लगता है? जब x इज, है ना, वेरी वेरी लेस देन 1, तो हम ये इतना अप्रॉक्सीमेशन ले लेते हैं, ठीक है। तो हमेशा आपको लेस देन 1 वाली कंडीशन बनानी है। अगर ऐसी भी दी हुई है तो इसको पहले चेंज कर लो। अब देखो कि क्वेश्चन में ये हम कैसे बना सकते हैं, बताइए। क्वेश्चन में ये है, KT तो है और B भी है, क्या हम क्वेश्चन में ये कंडीशन बना सकते हैं? बताइए कैसे? बहुत साइड डिवाइड है, या फिर नीचे से सिर्फ नीचे से B कॉमन ले लो, है ना। यस, तो कॉमन ले लीजिए B, तो A/, यहाँ से B कॉमन ले लिया, अंदर क्या बच जाएगा? 1 + KT/B, राइट। अब इसको ऊपर ले जाइए, ठीक है। क्या हो जाएगा? A/B अलग हो गया और 1 + KT/B अलग हो गया, और इसकी पावर क्या है? -1, ठीक है। अब यहाँ पे क्या वो कंडीशन बन गई जो हमें चाहिए? अब आप एक क्वेश्चन पूछ सकते थे कि सर ये कंडीशन तो यहीं पे बन गई थी, फिर हम इसे ऊपर क्यों लेके गए, है ना। तो सवाल ये है कि
ये कंडीशन तो यहीं पे बन गई थी, तो यहाँ पे भी पावर 1 है ही है, तो इसको भी हम इससे एक्सपैंड कर सकते हैं। ये n की वैल्यू 1 रख देंगे, x की वैल्यू kt/b रख देंगे और हो जाएगा। तो हमने ये क्यों किया, ऊपर ही क्यों लेके गए? सिंप्लीफिकेशन सर, थोड़ा सिंप्लीफाई करना है ना, इसीलिए, क्योंकि ये क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट होगी। ठीक है, ये आपको समझ में आ जाएगा जब फिजिक्स में क्वेश्चन आएगा आपके सामने कि क्या करना है। ठीक है, तो इसको ऊपर लेके जाना हमारी रिक्वायरमेंट है, इसलिए ऊपर लेके गए हैं, क्योंकि ये चीज़ हमें न्यूमरेटर में चाहिए थी। अब बताइए क्या हो जाएगा, a/b, ये n की वैल्यू है, ये x की वैल्यू है, क्या हो जाएगा 1 माइनस kt/, बाकी सारी टर्म नेग्लेक्ट कर दो, Yes. है ना, ये आंसर हो गया बस। ठीक है, yes sir. तो ये है हमारा बायनोमियल थ्योरम एंड अप्रोक्सीमेशंस। ठीक है, ठीक है, कोई भी फिजिक्स का फॉर्मूला बोलो, कोई भी। अभी आपका कौन सा चैप्टर चल रहा है? Gravitation. इससे पहले क्या हुआ था? तो वर्क एनर्जी था, वर्क एनर्जी, वो मेरा तो वर्क एनर्जी था। ठीक है। तो हमारा यहाँ पे कौन सा होता था? आपका कौन सा हुआ है? लॉज ऑफ मोशन, ठीक है, लॉज ऑफ मोशन से कोई फिर उठाते हैं। इक्वेशन ऑफ मोशन याद है आपको? ठीक है, एक क्वेश्चन वहाँ से भी उठाते हैं। क्या रहा है? ओके, हमारे पास एक फॉर्मूला होता है S इज इक्वल टू ओके, जिस पे S क्या होता है? डिस्टेंस, सर डिस्प्लेसमेंट Initial इनिशियल वेलोसिटी एट द टाइम आई गेट द एक्सेलरेशन टाइम। ओके, तो एक काम करते हैं, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का ही क्वेश्चन लेते हैं। अगर हम अर्थ की सरफेस पे सॉल्व कर रहे हैं इस क्वेश्चन को, फ्री फॉल हो रहा है, तो ए को हम जी लिख सकते हैं। ये हमने पढ़ा था, मतलब आप लोग पढ़ा ही होगा अपने ग्रेविटेशन में या फिर लॉज ऑफ मोशन में। ठीक है, तो ये हो गया अर्थ की सरफेस के लिए। अगर अर्थ की सरफेस पे हैं, लेकिन जो ऐसा हमने कल किया था, अगर हम अर्थ से थोड़ा सा नीचे जाएं, लेट्स से पहले तो हमने ऊपर गए थे, थोड़ा सा नीचे जाएं, और अगर ये फॉर्मूला लगाना है हमको, ओके, और डिस्टेंस का फॉर्मूला बनाना है नई ग्रेविटी के लिए, क्या हो जाएगा? निकाल सकते हो? कैसे होगा? यहाँ पे अब नीचे जाएंगे तो ग्रेविटी चेंज हो जाएगी, प्लस में आ जाएगा जी। नहीं, अगर नीचे जाते हैं तब भी ग्रेविटी कम होती है, ऊपर जाते हैं तब भी कमी होती है ना। तो याद है किसी को फॉर्मूला? अगर नीचे जाते हैं तो क्या होता है? G0 प्लस 1 प्लस h अपॉन r स्क्वायर। ये नहीं होता, ऊपर ही होता है। यस ऊपर 1 प्लस h अपॉन r स्क्वायर। नहीं 1 माइनस d अपॉन और माइनस डी अपॉन आर होता है ऑब्वियसली। एच तो हो ही नहीं सकता, एच हमने दिया ही नहीं है ना, डी दिया है। तो अगर थोड़ा सा ऊपर जाएंगे, सॉरी नीचे जाएंगे, तो ग्रेविटी का फॉर्मूला चेंज हो जाएगा और G0 आ जाएगा, राइट। ठीक है, तो बस तो उसमें ज़्यादा कुछ वैसे पॉसिबल है नहीं। ठीक है, तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा डिस्प्लेसमेंट का? ut प्लस हाफ जी को, ठीक है G0 लिख लेते हैं। वैसे तो G डैश इंटू टी स्क्वायर हो जाएगा, राइट। अब G डैश की वैल्यू डाल देंगे, है ना, क्योंकि यहाँ पे ग्रेविटी G डैश है। तो ut प्लस हाफ G0 इंटू 1 माइनस डी अपॉन आर का होल स्क्वायर तो नहीं होगा, यहाँ पे t का स्क्वायर ज़रूर होगा, राइट। क्लियर है? ठीक है, यहाँ पे कुछ एरर एंड अप्रॉक्सीमेशन नहीं हो सकता है, क्योंकि यहाँ पे पावर कोई -2 है ही नहीं, है ना, या ना यहाँ पे स्क्वायर रूट हो रहा है ना, तो इसमें इतना कुछ पॉसिबल नहीं है। खैर, लेकिन जब अगर हम ऊपर जाते तो पावर स्क्वायर हो जाती, फिर पावर स्क्वायर का फॉर्मूला खोल सकते थे। चलिए कोई बात नहीं, कभी कभी सिंपल क्वेश्चन भी आ ही जाते हैं, है ना। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। यहाँ तक क्लियर है सभी को? ठीक है। चलिए, चल क्या रहा है ये? लाइट जा रही है? अच्छा, ओके, मोशन भी बढ़ रही है। लाइट भी होगी। ठीक है,
तो कल हमने दो टॉपिक कर लिए थे जिसका नाम है Sir, bioequation and bioequations. और इक्वेशंस, है ना। तो इक्वेशंस सबको आ गई थी समझ में? Yes, sir, yes. ठीक है, तो हम आगे बढ़ते हैं आज और हमारा तीसरा टॉपिक शुरू करते हैं। याद है किसी को क्या लिखा था हमने? वेक्टर्स या फिर कुछ और है? Log and exponential. लॉग, एक्सपोनेंशियल और ग्राफ। ठीक है, Graph. पहले ग्राफ सीखते हैं आज। ओके, आज हम शुरुआत करेंगे ग्राफ से। इसको ऊपर तो ग्राफ्स में देखिए, ग्राफ में सबसे पहली चीज़ है ये, कल हमने देख ही लिया था, वैसे दोबारा देख लेते हैं। ये कैसा ये है क्या एक्चुअली जो बनाया है? That is a Cartesian. कार्टेशियन सिस्टम भी बोलते हैं इसको, लिख लेते हैं कार्टेशियन सिस्टम या फिर Cartesian plane. कार्टेशियन प्लेन या फिर कोऑर्डिनेट एक्सिस। Yes, sir. कोऑर्डिनेट प्लेन है सेम ही चीज, इसके काफी सारे नाम हैं। या फिर इसको बोलते हैं 2D प्लेन, कई लोग इसको XY प्लेन भी बोल देते हैं। ठीक है, जिस पे x कहाँ पे होता है हॉरिजॉन्टल और y कहाँ पे होता है वर्टिकल पे। ये इसके डिफरेंट नाम है। अगर मैं XY प्लेन बोलूँ, 2D प्लेन बोलूँ, कार्टेशियन सिस्टम, कार्टेशियन प्लेन, कोऑर्डिनेट एक्सिस और कोऑर्डिनेट प्लेन। ठीक है, तो बात सेम ही है। ओके, तो इस पे जितने भी ग्राफ बनेंगे वो कैसे होंगे? वो होंगे 2D, 2 डायमेंशन में है। डायमेंशन पता है किसी को? डायमेंशन क्या होता है? यूनिट एंड डायमेंशन हमने पहला चैप्टर पढ़ लिया फिजिक्स का, राइट? बायो वाले में से कोई? Bio वाले में से कोई? आप रुक जाओ, आप मिक्स हो ना। हाँ ठीक है, कहाँ गए? आप बताइए, यूनिट डायमेंशन क्या होता है? व्हाट इज डायमेंशन? कोई घबराने की जरूरत नहीं है, कोई गोली नहीं मारेगा, डोंट वरी। नहीं भी बता पाए तो डायमेंशन क्या होता है? यूनिट क्या होता है? यूनिट जैसे एग्जांपल देखिए, बता दो। मास की यूनिट क्या होती है? हाँ सही है। लेंथ की? ठीक है। और डायमेंशन क्या होता है मास का? आप रुक जाइए, एक से पूछना। ईशान है ना आपका नाम? हाँ बोलिए। हाँ सही है, ठीक है, गुड। एक्सेलरेशन के डायमेंशंस? ठीक है, कोई बात नहीं, निकाल सकते हैं, है ना। फॉर्मूला क्या होता है एक्सेलरेशन का? सर एक्सेलरेशन टोटल सिंपल। टोटल भाई यहाँ तक सीख गया। कोई नहीं, चलिए कोई बात नहीं। आप बताइए एक्सेलरेशन का फॉर्मूला और डायमेंशन बता दिए। चलो ठीक है, वेरी गुड। ठीक है, तो जो हम यूनिट एंड -2 चलो ठीक है, देखा कुछ नहीं हुआ, गलत भी बताया तो कुछ नहीं हुआ। ठीक है, तो गलत भी बता सकते हो। हाँ चलिए, तो डायमेंशन जो हमने वहाँ पढ़े थे वो तो हमने मास के टर्म्स में, लेंथ के टर्म्स में, टाइम के टर्म में, या फिर करंट आपने देखा होगा, है ना। और क्या होता है? फंडामेंटल डायमेंशंस कौन से होते हैं? टेम्परेचर, हाँ, टेम्परेचर, मास, लेंथ, टाइम, टेम्परेचर और अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। क्या चार्ज? अच्छा एक सेकेंड ना, यहाँ पे हमें थोड़ा सा साइलेंट करना पड़ेगा इसको। एक मिनट है। हाँ मैडम एक कॉल आ रहा था, CIR आरुष। हाँ जी, सर मैं इसको उसको डाल देती हूँ। हाँ जी ठीक है, चलेगा।
ओके, तो हम डायमेंशंस पे थे, ये तो परेशान कर देगा आज, ठीक है। हम डायमेंशंस पे थे और हाँ कोई बात नहीं, तो डायमेंशन हमने बेसिक पता है ना, लेकिन यहाँ पे जो डायमेंशंस हैं, ठीक है, वो क्या होते हैं, ये बताइए। कोऑर्डिनेट्स, ठीक है। ये किसके डायमेंशन है जो हम यहाँ पे पढ़ते हैं, जो ग्राफ में पढ़ते हैं, ये किसके डायमेंशन है? वाई एक्सिस के, ठीक है। ओके, चलिए कह सकते हैं एक तरह से ना ये लेंथ के डायमेंशन है, ओके। क्योंकि यहाँ पे हम लेंथ में जब बढ़ते हैं तो 0 1 2 3 4 है ना, ऊपर बढ़ते हैं तो 0 1 2 3 4 ये लेंथ के डायमेंशन बन सकते हैं। हाँ, अगर हम इस ज़्यादातर हम लेंथ के करते हैं, लेकिन अगर हम चाहें तो इसको मास के डायमेंशन भी बोल सकते हैं, इस यहाँ पे भी मास डाल सकते हैं। मान लो कि अगर मैं आपको बोलूँ कि आपके पास एक मास है बॉल का और एक मास है बैट का, ठीक है। आपने ले ली 5 बॉल और 5 बैट, तो बताइए मास ऑफ द बॉल कितना होगा। मान लेते हैं एक प्लास्टिक की बॉल ले ली, बहुत हल्का मास होगा उसका, कितना हो जाएगा ग्राम में, है ना। उसको केजी में लिख लेते हैं, लेट्स से 0.1 kg, 100 ग्राम के आसपास। थोड़ी सी रबड़ वाली बॉल ले ली, थोड़ा सा भारी वाली बॉल ले ली, 0.2 200 ग्राम कर लो, चलो। थोड़ी और बड़ी, थोड़ी और भारी बॉल, है ना, कितना हो सकता है? 0.3 नहीं 0.4 kg लेते हैं, ओके। अपने लेदर की बॉल ले ली, शायद वो बहुत ज़्यादा भारी होती है ना, तो लेट्स से कितना 1 kg ज़्यादा हो जाएगी, 0.5 kg, ठीक है। और कई बार होता है ना कि सरकारी नहीं हाँ, कई बार ना सरकारी स्कूल के बच्चे फुटबॉल खेलनी होती है, क्या करते हैं, वो बॉटल लेते हैं, उसके अंदर मिट्टी भर लेते हैं, फिर उसके बंद कर देते हैं, वो भारी हो जाती है, तो उसको फुटबॉल खेलते हैं। तो एक वो वाली बॉटल भी ले ही लेते हैं, कितने हो जाएंगे, मान लेते हैं 0.8 kg। तो आगे हो गए 5, बल्ले पे आ जाओ। बैट के मास कितने हो सकते हैं किलो में, है ना, तो 1 किलो 1.1, थोड़ा सा कम बढ़ाते हैं, इतना ज़्यादा डिफरेंस नहीं आएगा, है ना। तो एक सरकारी स्कूल के बच्चे कौन सा बैट बनाते हैं, पता है किसी को? हैं? कौन है सरकारी स्कूल में, कौन है? अच्छा वो बताइए फिर कैसे बनते हैं बैट? सर वो लकड़ी लेते हैं सर, उसको फिर खुद ही काटते हैं सर, उसकी एजेस ठीक कर देते हैं। फिर काफ़ी सभ्य सरकारी स्कूल है हमारे, मैं भी सरकारी स्कूल से ही हूँ। हम पता है क्या करते थे, हम तो डेस्क नहीं होते थे, डेस्क सर उसका वो होता है जिससे लिखते हैं, डेस्क की तोड़ के बैट बना लिया करते थे। खैर वो काफ़ी बिगड़ा हुआ स्कूल था। तो हाँ, वहाँ पे वेट बढ़ जाएगा बैट का, ठीक है। तो 5 नहीं हुए, 4 हो गए, मान लेते हैं कि 1.5 किलो का बैट, ओके। तो हमने क्या किया, मास लिख लिया बॉल का और बैट का। अब आप कोई बोले कि हमें इसका ग्राफ बना के दो, ठीक है। मेरे पास एक ये बैट बॉल का पेयर है, एक ये पेयर है, एक ये पेयर है, एक ये पेयर है और एक ये पेयर है। तो इन पेयर्स का मुझे ग्राफ बना के दो, और मुझे ये देखना है कि जैसे जैसे बॉल का मास बढ़ रहा है वैसे वैसे पेयर में बैट के मास के साथ क्या हो रहा है, मुझे ये देखना है, ठीक है। तो यहाँ से तो देख के पता चल रहा है कि जैसे जैसे बॉल का मास धीरे धीरे बढ़ रहा है, वहाँ से बैट का मास भी बढ़ रहा है, ऐसा मैं इसको देख के लग रहा है। लेकिन ये चीज़ हमें मैथमेटिकली दिख रही है, लेकिन अगर हमें इसको ग्राफिकली देखना है तो हमें ग्राफ बनाना पड़ेगा, ओके। तो इसका ग्राफ बना के देखेंगे, तो एक्स एक्सिस पे एक बना लेंगे और वाई एक्सिस पे एक बना लेंगे। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि एक्स एक्सिस पे यही बनाओ, एक्स एक्सिस पे ये भी बना सकते हो, वाई एक्सिस पे ये भी बना सकते हो, आपकी मर्जी है, ठीक है। लेकिन कॉमन सेंस क्या कहता है कि हाँ, बॉल के मास से देखना है तो हम बॉल को रखेंगे रेफरेंस, और रेफरेंस हमेशा हॉरिजॉन्टल पे होता है, और जिसको देखना है, जिस पे हमें स्टडी करना है, वो हमेशा वाई एक्सिस पे होता है, ओके। चलिए इसके बाद इसका एग्जांपल भी लेंगे एक और। तो यहाँ पे हम मास दिखा देते हैं, यहाँ पे बॉल के मास और यहाँ पे बैट का मास आ गया, ओके। और बॉल का मास क्या हो जाएगा, 0.1 से शुरू हो जाएगा, ठीक है। 0.6 भी ले लेते हैं और 0.7 भी। तो यहाँ पे देखिए आप, अब हमें बनाने हैं ग्राफ, इसका बनाना है तो कैसे होगा। हमें पता है कि जब
बॉल का मास 0.1 kg है, तो बैट का मास कितना है? 1 kg है। तो 0.1 बॉल और 1 ये, तो इससे थोड़ा ऊपर जाओ सीधा और इससे हॉरिजॉन्टल जाओ। जाइए जाइए, देखिए पहला पॉइंट ये बन गया हमारा जी। ये पॉइंट क्या दर्शा रहा है? ये पॉइंट ये बता रहा है कि इस पॉइंट पे बैट का मास कितना है और बॉल का मास कितना है। इस पॉइंट पे बैट का मास कितना है? 1 kg और 0.1 kg बॉल का मास है। ओके ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगला एग्जांपल लेते हैं। तो अब बता सकते हैं अगला पॉइंट कहाँ पे बनेगा? सर 0.2 0.2 से थोड़ा सा ऊपर जाएंगे और 1 से इधर जाएंगे, तो एक अगला पॉइंट हमारा ये बन गया। ये पॉइंट इस पॉइंट पे क्या हो रहा है? इस पॉइंट पे बैट का मास इतना है और बॉल का मास इतना है। ठीक है, अगला पेयर कौन सा है? 0.4 और 1.2, तो वो हो जाएगा यहाँ पे, राइट। ठीक है, अगला 0.5 और 1.3। चलिए ये वाला एक चला लेते हैं। ओके, अगला क्या है? 0.8 और 1.5। ठीक है, हमने यहाँ पे दिखाया नहीं, दिखा देते हैं। कहाँ पे दिखाएंगे 0.8 और 1.5? इस पॉइंट पे आ गए, तो यहाँ पे हमारे पास 5 पॉइंट बन गए। अब इन 5 पॉइंट को मिलाना है। ठीक है, यही होता है ग्राफ। ठीक है, ये हमारा ग्राफ बन गया किसका? बैट और बॉल, सिंपल है ना। तो यहाँ से अब आप बताओ किस में देखना ज़्यादा आसान है? यहाँ से बताना ज़्यादा आसान है कि बॉल का मास बढ़ेगा तो बैट का मास बढ़ेगा, या फिर यहाँ से देख के आसान है ज़्यादा? ग्राफ देख के। तो इसलिए ग्राफ का यूज़ किया जाता है कि विजुअली, यहाँ पे देखते हैं, विजुअली थोड़ा इजी हो जाता है। ओके, थोड़ा हमें देख के बहुत आसान हो जाता है इसको बताना कि चीज़ें बढ़ रही हैं घट रही हैं। ठीक है, अब आपको मैं बोलूँ ये बना के कि वेलोसिटी है और उसका फॉर्मूला है लेट्स से 2 - 3t²। ये इक्वेशन है, टाइम के साथ वेलोसिटी का ग्राफ है ये, मतलब इक्वेशन है। अब इसका ग्राफ, अब अगर आपको कोई इक्वेशन दे के बोले कि टाइम के साथ साथ वेलोसिटी बढ़ रही है घट रही है, तो आपके लिए बहुत मुश्किल खड़ी हो जाएगी। आपको इक्वेशन देख के बताना बड़ा मुश्किल है कि ये वेलोसिटी टाइम बढ़ाएंगे तो बढ़ेगी या घटेगी। आपको क्या करना पड़ेगा? या तो आप इसका टेबल बना लो, पहले टाइम की वैल्यू 0 डालो, टाइम की वैल्यू 0 डालेंगे तो वेलोसिटी कितनी हो जाएगी? टाइम की वैल्यू 1 डालेंगे तो वेलोसिटी कितनी हो जाएगी? 2 पे -4 और 3 पे -6। और अगर इसमें -1 भी डालेंगे, चलिए -1 भी डालते हैं, -1 भी डालेंगे तब भी आंसर वही आने वाले हैं, है ना। और -2 पे वही -4 और -3 पे भी -6, राइट। अब एक बार अब इसका ग्राफ बना के देखते हैं, छोटा सा बना लेते हैं इस बार। यहाँ पे -1 -2 -3 दिखा देते हैं, यहाँ पे 0, यहाँ पे 1, यहाँ पे 2, यहाँ पे 3 दिखा देते हैं। तो 0 पे वैल्यू कितनी है? 2 दिखा देते हैं। 1 पे कितनी है? -1। तो 1 पे इसकी वैल्यू -1 है, तो यहाँ पे आएंगे हम, है ना, ये वाला पॉइंट आएगा। दूसरे कलर से कर लेते हैं। एक ये वाला पॉइंट आ गया, एक ये वाला पॉइंट आ गया। अगला पॉइंट कौन सा आएगा? 2 पे -4 है, तो यहाँ पे आ जाएगा, है ना। अगला 3 पे शायद -6 है ना। तो कुछ इस तरीके का ग्राफ। सिमिलरली यहाँ पे ये वाला ग्राफ, यहाँ पे ये वाला पॉइंट और यहाँ पे ये वाला पॉइंट, तो 7 पॉइंट हमने बना लिए। ओके, तो अब इनको अगर मिलाएंगे तो कुछ ग्राफ ऐसे बनने वाला है। मतलब पॉइंट से तो पास नहीं कर रहा हूँ मैं, लेकिन कुछ ग्राफ इस टाइप से बनने वाला है। ठीक है, एग्जैक्ट ग्राफ नहीं बना है, लेकिन आप इसे समझ जाएंगे। तो अब बताइए, इस टेबल को देख के ज़्यादा आसान है बताना या फिर इस ग्राफ को देख के ज़्यादा आसान है बताना? ग्राफ को देख के, क्योंकि ग्राफ में हम ये भी बता पाएंगे कि वेलोसिटी कुछ टाइम के लिए तो बढ़ रही है और बाद में फिर घट रही है।
और हम ये भी बता पाएंगे कि वेलोसिटी की मैक्सिमम वैल्यू कितनी है। तो ग्राफ को देख के चीज़ें काफ़ी आसान हो जाती हैं, इसलिए ग्राफ बनाए जाते हैं। ओके, और फिजिक्स में ग्राफ बनाना बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। आई थिंक ज़्यादातर आपके 4th चैप्टर में आपने ग्राफ बनाए होंगे, कर लिया ना 4th चैप्टर, उसमें आपने वेलोसिटी टाइम के ग्राफ बहुत सारे बनाए होंगे, राइट। तो इसलिए ज़रूरी है क्योंकि ग्राफ से हमें बहुत सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाती है। ओके, चलिए ग्राफ समझ में आ गया। अब चलते हैं टाइप्स ऑफ ग्राफ। ठीक है, ये तो सिंपल हमने बेसिक सीखा है ग्राफ का, सबने लिख लिया ये, ठीक है। चलिए ग्राफ में बेसिक में टाइप्स ऑफ ग्राफ में चलते हैं। टाइप्स ऑफ ग्राफ, सबसे पहले होता है लीनियर, या फिर उससे पहले कांस्टेंट कर लेते हैं। कांस्टेंट ग्राफ, लीनियर, क्यूबिक, नहीं पहले क्यूबिक से पहले क्वाड्रेटिक, फिर क्यूबिक भी बन सकते हैं। ये तो हो गए हमारे इक्वेशन के लिए, है ना, क्योंकि हमारी इक्वेशन होती है ना लीनियर, क्वाड्रेटिक, क्यूबिक, तो वैसे उनके ग्राफ भी बन सकते हैं। और एडिशनल ग्राफ जो हमें सीखने हैं आपके सिलेबस में वो ये हैं। इनके अलावा 5वें नंबर पे आते हैं स्ट्रेट लाइन। हम ये सारी कौन से ग्राफ हैं? ये सारी स्ट्रेट लाइन के ग्राफ हैं, क्योंकि इस पर एक लाइन बनेगी। ठीक है, नेक्स्ट आएगा इसके बाद सर्कल। हमें सर्कल का ग्राफ सीखना होगा। उसके बाद पैराबोला, ये वर्ड शायद आप पहली बार सुन रहे होंगे कुछ बच्चे, कोई दिक्कत नहीं है, इनके अभी हम ग्राफ देख लेंगे और समझ लेंगे कि होते क्या क्या हैं। इसके बाद आ जाएगा इलिप्स, फिर इसके बाद है हाइपरबोला। 9वां ग्राफ होगा हमारा लॉगरिथमिक, और 10वां रखेंगे एक्सपोनेंशियल। आई थिंक इतने ग्राफ आपके लिए बहुत हैं फिजिक्स में। ठीक है, तो चलिए एक एक करके देखते हैं कैसे होते हैं ग्राफ। आई थिंक कुछ बच्चों को पता भी होगा कि कैसे बनना है इनको, बट सभी चुप रहेंगे और देखेंगे। सबसे पहले आते हैं कांस्टेंट ग्राफ। अगर आपको कभी भी x = 2 या फिर y = 5 दे रखा है, इसके ग्राफ बनाने हैं, तो x = 2 का ग्राफ कैसे बनेगा? सिंपल, x पे एक 2 ले लेंगे जहाँ पे है, और उससे एक वर्टिकल y एक्सिस के पैरेलल एक लाइन बना देंगे। यही है x = 2 का ग्राफ। आसान है, बना लोगे? चलिए बनाइए कॉपी में, x = 3 का ग्राफ बनाइए एक बार अपनी कॉपी में। राइट, और ना ग्राफ में लिख भी दो x = 2 है, फिर x = 3 है, ताकि पता चले, है ना। ओके, अगर y = 5 है, इसका ग्राफ बनाना है तो बना लोगे? बनाइए। बन गया? x = 5 नहीं है, y = 5 है। अच्छा, उसी पे ही, अच्छा थोड़ा सा चलिए पेज थोड़ा बचा रहे हैं। ओके, चलिए y = 5 का ग्राफ बन गया सबका ऐसे। यहाँ पे क्या है, y की यहाँ पे कोऑर्डिनेट क्या है? ये 0 5। कई लोग 5 0 बोल देते हैं, लेकिन पहला हमेशा कोऑर्डिनेट x होता है, दूसरा कोऑर्डिनेट हमेशा y होता है। तो कांस्टेंट पे ज़्यादा टाइम नहीं लगाते, ये सबको आता है। अब आ जाता है लीनियर ग्राफ। लीनियर ग्राफ में कोई इक्वेशन लेते हैं, मान लो कि x = y है, इसका ग्राफ बनाना है आपको। कैसे बनेगा? हमेशा याद रखना, अगर x = y है तो x की वैल्यू डाल के कर सकते हो, लेकिन ये इतना सिंपल ग्राफ है कि आप इसको टेबल बनाने की ज़रूरत नहीं है। क्योंकि 10th क्लास में क्या था, आप लोग ग्राफ पहली बार पढ़ रहे थे तो आप टेबल बनाते थे पहले, फिर ग्राफ बनाते थे, राइट। लेकिन अब 11th क्लास में थोड़ी सी आदत डाल लो बिना टेबल के ग्राफ बनाने की, वो बन जाएगा। क्योंकि देखिए यहाँ पे आप रख के देख लो, टेबल बनाओ नहीं, 0 पे 0 आएगा, 1 पे 1 आएगा, 2 पे 2 आएगा। तो 0 पे 0 मतलब यहाँ पे, 1 पे 1 मतलब यहाँ पे, 2 पे 2 मतलब यहाँ पे। अपने मन में ये सोचना है और एक ग्राफ बना देना है। ठीक है,
तो ये किसका ग्राफ हो गया, y इजिकल टू एक्स का या फिर x इजिकल टू वाई का। अगर पेपर में आ जाए ये कि x इजिकल टू माइनस वाई, इसका ग्राफ बनाना है, तो ये बिना टेबल बनाए बना सकते हो? कोशिश कीजिए, बनाइए बनाइए। ज़ीरो पे ज़ीरो, 1 पे बनाइए। ज़ीरो पे ज़ीरो सही है, 1 पे -1 भी सही है। बनाइए सभी। आई थिंक सभी सही बना रहे हैं, ठीक है। ऐसे बना है y इजिकल टू माइनस एक्स का ग्राफ, राइट, सही ग्राफ है। आगे बढ़ते हैं। ये तो हो गया बहुत सिंपल। इस ग्राफ को हम सिमेट्रिकल ग्राफ भी बोलते हैं, ठीक है ना, क्योंकि ये सिमेट्री है ना। ये क्या है कि यहाँ पे जितना हिस्सा है उतना हिस्सा यहाँ पे है, आधा आधा कर दे रहा है, सिमेट्रिकल है ना। तो सिमेट्री मेंटेन हो रही है यहाँ पे, सिमेट्रिकल ग्राफ हो गया। अब कहते हैं हम नॉन सिमेट्रिकल ग्राफ कुछ, वो कैसे बनेंगे, जिसमें x इजिकल टू वाई होगा लेकिन साथ में कोई नंबर भी ऐड हो गया, तो y इजिकल टू एक्स प्लस 1 कर देते हैं। ओके, इसका ग्राफ बनाना है आपको, हमको यही था, लेकिन इसमें +1 कर दिया x में। अब हमें इसका ग्राफ बनाना है, देखते हैं कैसे होगा, ये सब बाद में है। यहाँ पे भी आप वही चीज़ सोच सकते हो, है ना, कि x की वैल्यू 0 डालेंगे तो y 1 आ जाएगा, 1 डालेंगे तो 2 आ जाएगा, ऐसे करके कर सकते हो क्योंकि सिंपल है ना। और जनरली देखिए एक चीज़ और देख सकते हैं हम ग्राफ बनाने के लिए, जब भी आपको ये ऐसी फॉर्म दिखे तो ग्राफ बनाने का एक शॉर्टकट होता है, ठीक है। वो शॉर्टकट देखिए स्ट्रेट लाइन के लिए, हमेशा आपको इसको कैसे करना है कन्वर्ट, एक साइड ले जाइए सबको, तो -x हो जाएगा प्लस y हो जाएगा इजिकल टू 1 हो जाएगा, राइट। तो हमेशा आपको ये करना है कि इस साइड 1 बना लेना है, राइट हैंड साइड में बना लोगे, और इसको इस फॉर्म में कन्वर्ट करना है, x/a प्लस y/b इजिकल टू 1। इस फॉर्म में कन्वर्ट करना है हमें इसको। तो x के साथ प्लस है ना यहाँ पे, लेकिन यहाँ पे माइनस है, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं x/-1 लिख सकते हैं, और इसको y/1 लिख सकते हैं, और 1। ये इस फॉर्म में कन्वर्ट हो गया, x/-1 y/1। तो a की वैल्यू क्या है और b की वैल्यू, ठीक है। तो लाइन बनाने का शॉर्टकट ये है कि क्योंकि x के नीचे -1 है, और तो x एक्सिस में -1 कहाँ होता है, यहाँ पे, और y के नीचे क्या है 1, तो y में +1 कहाँ होता है, ऊपर। तो वो जो दोनों पॉइंट आएंगे उनको बस आप मिला दो, आपकी लाइन बन जाएगी जो चाहिए। ओके, ये 1 वाला पॉइंट है, बस इन दोनों को आप मिला दो और थोड़ा सा आगे बढ़ा दो, ठीक है। तो ये लाइन किसकी बनी, y इजिकल टू एक्स प्लस 1 की। अब कोई भी लाइन आ जाए आप लाइन बना लोगे। चलो एक काम करते हैं, एक थोड़ा सा मुश्किल सा क्वेश्चन लेते हैं। 3x + 5y इजिकल टू 30। आपको इसका ग्राफ बनाना है, बस आपको इस फॉर्म में कन्वर्ट करना है और काम हो जाएगा। बनाइए। इसके बाद अब इस लाइन का ग्राफ भी बनाना। पहला है, ये दूसरा है, तीसरा भी ले लीजिए, चौथा,
ये चारों ग्राफ बनाइए। मैडम मैडम ये बनाइए। आज लाइट बहुत परेशान कर रही है, आज आ रही है। सर तो ये इन्वर्टर पे चल रहा है, वो चल बड़ा तो रहा है बल्ब वैसे, है। हाँ, लेकिन अभी पंखा चला लिया है तो क्या ठीक है या बंद पंखा कर? ठीक है, बड़ा वाला बल्ब बंद है, ठीक है, क्योंकि बड़ा वाला बल्ब ज़्यादा कंज्यूम करेगा। राइट, ठीक है, वो बंद नहीं है, वो बंद है। चलो ठीक है फिर तो। ये थोड़ा थोड़ा बीच में आएगा बट लाइट नहीं जाएगी। ओके, पहुंच गए? देखते हैं, देखते हैं। ओके, ये है, अजीब लग रहा है बहुत। ठीक है चलिए देखिए, जिन लोगों ने बना लिया है शायद सही बनाया है, कुछ लोगों का गलत भी है, तो मैं बना रहा हूँ इनके ग्राफ, आप उन्हें आंसर चेक कर लेना। ओके, लेकिन ये ट्रिक हमेशा ये जो मैंने ट्रिक बताई ये हमेशा स्ट्रेट लाइन के ग्राफ के लिए लगती है। ओके, चलिए देखिए, पहला वाला कन्वर्ट करके बताइए क्या आएगा। x अपॉन 10, y अपॉन इज इक्वल टू, x में 10 जाना है, y में 6 जाना है, तो x एक्सिस पे 10 आगे चले जाओ और y एक्सिस पे 6 आगे चले जाओ, तो ग्राफ बन जाएगा। मिला दें इनको। लेकिन सिंपल सी बात यह है कि अगर x में 10 यहाँ है तो y में 6 यहाँ कैसे हो सकता है, ये तो बहुत बड़ा है। तो थोड़ा सा यहाँ पे कॉमन सेंस लगाना है, तो इस लेंथ से थोड़ा कम बनाना है। ओके, 6 यहाँ पे दिखाओ ताकि ग्राफ आपका एकदम टू द पॉइंट बने। ठीक है, ऐसा नहीं है कि 10 यहाँ पे दिखा दिया और 100 आपने इधर दिखा दिया। y का 100 आप यहाँ पे दिखा सकते हैं अगर जगह कम पड़ रही है, लेकिन अगर जगह की कमी नहीं है तो एकदम टू द स्केल ग्राफ बनाओ। ओके, जितना एकदम मेजरमेंट लेके, मतलब मेजरमेंट तो खैर अब आपके पास स्केल तो होगा नहीं, है ना, तो आपको अंदाजे से करना पड़ेगा। अंदाज़ा ऐसा होना चाहिए कि एकदम सही हो, ऐसा नहीं है कि आप 6 यहाँ पे दिखा रहे हो, 10 यहाँ पे है x का, 6 वहाँ पे है y का। ऐसा हो सकता है? नहीं हो सकता। मतलब हो भी सकता है अगर हम y को 2-2 सेंटीमीटर इतना बड़ा ले लें, लेकिन हमें एकदम टू द पॉइंट ग्राफ बनाना चाहिए। ठीक है, जिससे कि हमें क्लियर पिक्चर समझ में आए। चलिए बनाते हैं, क्या हो जाएगा ये, मिला दें इसको और इसको, तो ऐसा ग्राफ बनेगा। फिर आपने साइड यहाँ से निकाल दिया ग्राफ, है ना, तो वो नहीं करना है। यहाँ पे ये जो पॉइंट है और ये जो पॉइंट है, इन दोनों को बस मिलाना है, ग्राफ बन जाएगा। ओके, अगला पॉइंट क्या हो जाएगा, x अपॉन -6 आ जाएगा, 4 आएगा क्योंकि 12 है, राइट, इज इक्वल टू 1, इज इक्वल टू 1 होना ही चाहिए। क्या हो जाएगा, x में कहाँ जाना है और y में प्लस का 4, तो क्या ग्राफ बन गया, ऐसा ही बना है सबका। अगला ग्राफ, अगला डायरेक्ट ग्राफ ही बना रहा हूँ, तो आप बताइए कि आपका ऐसा ही बना है, -x - y = 5 का ग्राफ यही बना है, सबको दिख रहा है ना। और अगला ग्राफ क्या हो जाएगा, x अपॉन 6 प्लस y अपॉन माइनस का 6 अपॉन 5, राइट, यही आएगा। चलिए, जिनको नहीं समझ में आया देख लीजिए, x अपॉन 6 माइनस 5y अपॉन 6 = 1 आ जाएगा। इसके बाद बस इस 5 को नीचे ले जाना है और माइनस को भी नीचे लेके जाना है। क्यों? क्योंकि हमें कैसी फॉर्म चाहिए, y हमें प्लस में चाहिए और उसके नीचे b चाहिए, तो इसको प्लस करना है, तो इस माइनस को नीचे ले जाओ, क्या हो जाएगा, 5y अपॉन 6 -6 हो जाएगा। अब इस 5 को भी नीचे लेके जाना है, तो x अपॉन 6 प्लस y अपॉन माइनस का 6 अपॉन 5 = 1। ओके, यहाँ पे क्या आ गया, 6, यहाँ पे इसको डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा,
1.2 है ना। तो x में कितना जाना है 6 और y में माइनस का 1.2, तो माइनस का 1.2 कहीं यहाँ पे होगा है ना, मिला दें इनको। तो एक्चुअली एकदम सीधा मिलाना है, यहाँ पे तो प्रॉपर स्ट्रेट लाइन नहीं बनी, आप कोशिश करना कि एकदम स्ट्रेट लाइन से मिलाओ, अगर स्केल है तो स्केल से मिला दो। ओके, बना लोगे ग्राफ स्ट्रेट लाइन के अब? चलिए, अब कोई भी स्ट्रेट लाइन आ जाए आपको कभी परेशान नहीं करेगी, क्योंकि ये हो जाएगा आपसे। आगे बढ़ते हैं, क्वाड्रेटिक। अब आ जाते हैं, नेक्स्ट ग्राफ है हमारा क्वाड्रेटिक ग्राफ। अगर आपको कभी क्वाड्रेटिक ग्राफ बनाना हो, कैसे करेंगे? मान लो कि हमारे पास इक्वेशन आ गई x² माइनस 3x प्लस 2 इज इक्वल टू 0, ये इक्वेशन है। इस इक्वेशन का ग्राफ बनाना है, कैसे बनाएंगे देखते हैं। सबसे पहले इसके रूट बता सकते हैं आप? इसके रूट क्या क्या आएंगे? 2 और 1 आएगा। सॉल्व करें मिडिल टर्म स्प्लिट से, सभी लोग करो मिडिल टर्म स्प्लिट से। क्या 2 और 1 ही आ रहा है? चेक करेंगे। गुड, मतलब x इज इक्वल टू 2 और x इज इक्वल टू 1 डालने पे ये 0 आ जाता है। ठीक है, तो हमने कल एक चीज़ पढ़ी थी जब हमने इक्वेशन देखा था कि अगर कोई ऐसी इक्वेशन है, कोई ऐसा ग्राफ है, तो उसके कितने रूट हैं? 3 रूट है, क्योंकि 3 बार टच कर रही है एक्स एक्सिस को, है ना। तो अगर इसके 2 रूट हैं, इस इक्वेशन के 2 रूट हैं, तो ये पक्का एक्स एक्सिस को 2 बार टच करेगी। तो ग्राफ कैसा बनना चाहिए? यहाँ पे x इज इक्वल टू 1 है, यहाँ पे x इज इक्वल टू 2 है। तो ग्राफ 2 तरीक़ों से बन सकता है यहाँ पे, या तो इसको हम ऐसे बना दें, राइट, क्योंकि ऊपर जाके नीचे लाना ही पड़ेगा तभी ये टच कर पाएगा, या फिर उल्टा भी तो जा सकता है, नीचे जाके ऊपर भी तो जा सकता है। दोनों पॉसिबिलिटी हैं। कौन सी पॉसिबिलिटी हम डिसाइड करेंगे? क्यों? क्योंकि पॉजिटिव है। और कोई? ट्वेल्थ वाले आइडिया? बीच की टर्म आप निकाल के देख लो, लेकिन मैं कोई और आंसर एक्सपेक्ट कर रहा था। ठीक है, कोई बात नहीं। 11th वालों के लिए कैसे डिसाइड करें कि ये ऊपर जाएगा नीचे जाएगा? अगर ऊपर जाएगा तो बीच में हमेशा y पॉजिटिव आना चाहिए, और नीचे जाएगा तो बीच में हमेशा y नेगेटिव आना चाहिए। तो आप इनमें से बीच में से कोई भी वैल्यू एक चूज़ कर लो, 1 और 2 के बीच में कोई भी वैल्यू एक ले लो। बोलो कौन सी ले? 1.5। उस 1.5 को यहाँ डाल के देख लो। ठीक है, अगर y पॉजिटिव आ गया तो मतलब ऊपर वाला बनेगा, और अगर नहीं आया, नेगेटिव आया, तो ये नीचे वाला बनेगा। कर लोगे? बताइए, तालिया पर 1.5 थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा। 1.5 मतलब 1.5 का स्क्वायर करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, लेकिन रफली बताइए कि प्लस में आएगा नेगेटिव आएगा। बता सकते हैं आप? 1.5 डालिए x की वैल्यू, प्लस में ही आएगा, तो इसका मतलब ग्राफ कैसा बनना चाहिए? सिर्फ ऊपर वाला ही। मतलब 1.5 डाल के 0.5 आंसर आ रहा है ना। ठीक है, क्लियर है? तो ग्राफ ऐसा बनने वाला है। अब एक इक्वेशन आप बनाइए, x² माइनस 6x प्लस 5 और 1 ले लेते हैं, 5 ले लीजिए, इज इक्वल टू, चलिए इस तरीके से दे रखा है, y इज इक्वल टू, इसका ग्राफ बनाना है, ठीक है ना। इज इक्वल टू 0 अपने आप कर लीजिएगा।
क्या क्या रूट्स आए हैं? 6 और 1 और 5। 5 और 1, राइट। उसके बाद अब आपको बस ये देखना है ग्राफ ऊपर से जाएगा नीचे से जाएगा। नीचे से देखते हैं, यहाँ पे 1 बना लिया, यहाँ पे 5 बना लिया, तो दो पॉसिबिलिटीज़ हैं, या तो ऊपर वाला या नीचे वाला। क्या वैल्यू रखी है आपने 1 और 5 के बीच में? कोई भी वैल्यू रख सकते हैं, 1 पॉइंट की रखने की जरूरत ही नहीं है। अब हमारे पास तो प्योर नंबर अवेलेबल है ना, 2, 3, 4 में से कुछ भी रख सकते हैं, तो आप कुछ भी रख सकते हैं। 4 रख दीजिए, क्या आ जाएगा 4 पे? 16 माइनस 24 + 5 -3 आएगा। माइनस से चला गया तो ग्राफ कैसा बनेगा? नीचे एक काम करते हैं, एक बार ये भी चेक कर लेते हैं। 1.5 रखने पे क्या आया था आपका इसका आंसर? 0.5। हाँ, थोड़ा सा डाउट हो रहा है। तो 1.5 पे 1.5 का स्क्वायर क्या होता है? 2.25 माइनस 3 × 1.5 + 2, 4.25 माइनस 4.5। किसने बताया था प्लस? माइनस का 0.25 नहीं आएगा। ग्राफ ऐसा जाएगा, ओके। तो कैलकुलेशन मिस्टेक ना करें, वरना हज़ार्डस होता है बहुत। सभी को क्लियर है? क्वाड्रेटिक बना लोगे? कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ जाए? चलो आगे बढ़ते हैं। इसके बाद आ जाए क्यूबिक इक्वेशन। क्यूबिक इक्वेशन का तो 3 रूट्स हैं, है ना। चलिए देखते हैं, कोई क्यूबिक इक्वेशन का एग्जांपल ले लेते हैं। ओके, यहाँ पे है नहीं। वैसे क्यूबिक इक्वेशन इतना इम्पोर्टेंट है नहीं आप लोगों के लिए। क्यूबिक इक्वेशन को छोड़ते हैं, क्योंकि क्यूबिक इक्वेशन आपके लिए इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। अगर आपने लीनियर और क्वाड्रेटिक कर लिया उतना बहुत है, फिजिक्स पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है। लेकिन अगर क्यूबिक इक्वेशन आ गया गलती से भी, तो क्या करोगे? मान लो कि क्वेश्चन ये है ax³ + bx + b² + cx + d। क्यूबिक इक्वेशन का अगर ऐसा क्वेश्चन आ गया, ABCD की जगह कोई नंबर दिया होगा आपको, है ना, तो आप सबसे पहले इसके रूट निकाल लोगे। मान लेते हैं 1, -1 और 2 इसके रूट आए हैं, ऐसा एग्जाम्पल के तौर पे मान लिया। तो क्या करेंगे? सबसे पहले हमें पता है कि ग्राफ कैसा जाना चाहिए। ये -1 है, ये 1 है और ये 2 है, तो हमें पता है कि पक्का ग्राफ या तो ऐसा जाएगा या तो नीचे से जाएगा। तो इन 2 ग्राफ में चॉइस होगी। क्या करोगे? और रख के देख लोगे। एक बार आप -1 और 1 के बीच में रख के देखोगे, अगर एक आ गया तो दूसरा अपने आप हो ही जाएगा, है ना। तो आप 0 रख के देख लेंगे, है ना। 0 रख के देख लेंगे, अगर पॉजिटिव आया तो ऊपर वाला, नीचे रख के। तो क्यूबिक इक्वेशन में ज़्यादा परेशान होने वाली बात नहीं है, बस रूट निकालना है पहले और फिर ग्राफ बना देना है। बना लोगे ना? ठीक है। तो ग्राफ बनाना आसान होता है, इतना मुश्किल नहीं होता है, ओके। अब आगे बढ़ते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आ जाते हैं हम सर्कल पे। अभी तक हमने स्ट्रेट लाइन के ग्राफ बनाए हैं, अब आ जाते हैं सर्कल पे। देखिए सर्कल की इक्वेशन क्या होती है, किसी को याद है? किसी ने पढ़ी है सर्कल की इक्वेशन? जैसे स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन तो ये होती है ना, y = mx + c, है ना। ये स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन आपने पढ़ी होगी कभी ना कभी। ऐसे ही सर्कल की भी एक इक्वेशन होती है x y के टर्म्स में। क्या होती है वो देखिए, x - a का होल स्क्वायर प्लस y - b का होल स्क्वायर = r²। ये सर्कल की इक्वेशन होती है, जिसमें a, b क्या होता है? सर्कल का सेंटर, क्योंकि सर्कल में क्या जरूरी होता है? सेंटर ना। और r क्या हो जाएगा? सर्कल का रेडियस। तो अगर आपको कोऑर्डिनेट एक्सिस पे यानी 2D प्लेन पे एक सर्कल बनाना है, तो अगर आपके पास ऐसी इक्वेशन दे दी है तो कैसे बनेगा? मान लेते हैं कि एक इक्वेशन है कि x - 1 की स्क्वायर प्लस y - 2 का स्क्वायर = 1²। ओके, ये दे दिया आपको। ये सर्कल बनाना है, इधर बनाना है। कैसे बनाएंगे? सबसे पहले इसका सेंटर बताइए क्या हो जाएगा? नहीं,
क्योंकि यहाँ पे ऑलरेडी एक माइनस है, तब हम a कॉमा भी लिखते हैं, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 1,2, तो 1,2 हमारे पास हो जाएगा एक सेंटर, और रेडियस कितना है 1 यूनिट है, तो 1,2 कहाँ पे होता है 1 यहाँ पे 2 यहाँ पे, और इस सर्कल का रेडियस 1 है, तो ये वाला डिस्टेंस कितना है यहाँ से लेके यहाँ तक 2 है, यहाँ से लेके यहाँ तक कितना है, और रेडियस भी 1 है, तो सर्कल कौन सी एक्सिस को टच कर जाएगा y एक्सिस को। तो आपको ये चीज़ें सोचनी है, ऐसा नहीं कि सर्कल ऐसा नहीं बनाना, क्योंकि हमें पता है कि ये इतना 1 है और सर्कल का रेडियस भी 1 है, तो सर्कल कैसा बनेगा, ऐसा सर्कल जो y एक्सिस को टच कर रहा है लेकिन x एक्सिस को टच नहीं करेगा, क्योंकि ये पूरा 2 है ना, क्लियर। तो ऐसे बनाते हैं सर्कल। एक आप बनाइए सर्कल, मान लेते हैं अगर ये आ गया x² + y² = 9, ये बनाना है, कैसे बनेगा, सबसे पहले इसका सेंटर और रेडियस बताइए। क्या हो जाएगा सेंटर, रेडियस 9 नहीं है, रेडियस 81 भी नहीं है, 9 को हम लिख सकते हैं 3 का स्क्वायर, तो r का स्क्वायर है ना यहाँ पे, तो रेडियस क्या हो गया 3 हो गया, ओके। स्क्वायर आपको नहीं करना, आपको स्क्वायर रूट करना है, ओके। और सेंटर क्या है इसका 0 0, क्योंकि यहाँ पे कुछ भी नहीं है ना, माइनस a माइनस भी कुछ भी नहीं है, तो हम अपनी तरफ से 0 0 लिख सकते हैं, x - 0 का स्क्वायर और y - 0 का स्क्वायर हम लिख सकते हैं, तो हमारा सेंटर हो गया 0 0 और रेडियस हो गया 3। बनाइए सर्कल, सोच पा रहे हैं कैसा सर्कल बनेगा, x एक्सिस और y एक्सिस पे कहाँ पे बनेगा सर्कल, सेंटर से पहले सर्कल का सेंटर बनाइए और रेडियस आपको पता है, बना लिया, सही है। देखिए सर्कल कैसे बनाते हो आप लोग, प्रकार से क्या करते हो, सेंटर पे प्रकार रखते हो और रेडियस जितना खोलते हो और बना देते हो, है ना, वही सोचना है हमें सेंटर भी पता है और रेडियस भी पता है। सेंटर कहाँ है, इस पॉइंट पे प्रकार रखो और रेडियस जितना खोल लो, उसके बाद पूरा खींच दो। कैसा बनना चाहिए, पूरा एक सर्कल जिसका सेंटर ओरिजिन पे है और सर्कल, राइट, ऐसे सोचना है आपको, ओके। 0 0 उसका सेंटर है और रेडियस उसका 3 हो गया, ये सर्कल की इक्वेशन है, ओके। अब सर्कल बना लोगे, कैसा भी सर्कल आ जाए, आसान है, आपको बस सेंटर पता करना है और रेडियस पता करना है इस इक्वेशन से, क्लियर, ठीक है। चलिए सर्कल में ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, अपने नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं। नेक्स्ट क्या था हमारा, पैराबोला का ग्राफ कैसे बनता है वो देखिए। पैराबोला 4 तरीके के बनते हैं। पैराबोला की पहले इक्वेशन देख लीजिए। पैराबोला की इक्वेशन होती है y² = 4ax। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, x की पावर 1 है और y की पावर 2 है। स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन में दोनों की पावर 1 1 होती थी, सर्कल की इक्वेशन में दोनों की पावर 2 2 होती थी, लेकिन इसमें एक की पावर स्क्वायर है और दूसरे की पावर स्क्वायर नहीं है, ओके। अगर ऐसी इक्वेशन बन सकती है तो एक ऐसी भी तो बन सकती है, x² = 4ay, राइट। तो ये दोनों तरीके के पैराबोला पॉसिबल हैं। चलिए इन दोनों का ग्राफ देख लेते हैं कैसे। इनका ग्राफ आप याद रख लीजिएगा, अगर पहली वाली इक्वेशन आ जाए कभी भी, तो पहले तो एक एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे y² = 8x, अगर ये है, ये क्या है, एक पैराबोला है। पहले तो ये बताओ है या नहीं है ये पैराबोला, क्योंकि कैसी टर्म में है, y का स्क्वायर हो रहा है, x की पावर 1 है, तो ये पैराबोला है। उसके बाद क्या इसमें मुझे अब a की वैल्यू बता सकते हो कितनी आएगी कंपेयर करके, 2 आएगी, क्योंकि हम इसको ऐसा लिख सकते हैं y² = 4 × 2 × x, तो 4ax होता है 4ax, तो a की वैल्यू हो गई 2, ठीक है। अब पैराबोला बनाने के लिए, क्योंकि यहाँ पे 2 आ गया, इसलिए 2, 0 यहाँ पे आप पॉइंट मार्क कर लीजिए।
ये इसको बोलते हैं फोकस, ठीक है। एक्चुअली मैथमेटिक्स वालों के लिए ज़्यादा ज़रूरी है। एक्चुअली आपका एक चैप्टर भी है कोनिक सेक्शन करके मैथमेटिक्स में 11th वालों, तो आप वहाँ तो हम डिटेल में पढ़ने वाले हैं इसको, ठीक है। अभी बस हम इसको टच करेंगे। तो इसको बोलते हैं पैराबोला का फोकस है, क्योंकि यहाँ पे 2 करके आया, तो इसका फोकस क्या हो गया a,0, राइट। इसका पैराबोला बनता कैसे है, कुछ इस तरीके से y² = 4ax का ग्राफ कुछ ऐसा जाता है, और ये इन्फिनिटी तक चला जाता है। ऐसा नहीं है कि कांस्टेंट हो जाएगा, कभी नहीं, ये हमेशा ऐसे बढ़ता चला जाता है। ओके, याद रहेगा। ये ग्राफ है y² = 4ax का। और अगर कोई आपसे बोल दे y² = -4ax, तो क्या करोगे, बस इसका मिरर इमेज कर दोगे इस साइड। तो यहाँ यहीं पे बना लेते हैं। अगर आपसे कोई बोले y² = -4ax, तो उसका ग्राफ कुछ ऐसा बनेगा। ओके, तो y² वाले का आ गया समझ। अब देखते हैं x² वाले का कैसा बनेगा। कोई आइडिया है वैसे कैसा होना चाहिए? ऊपर से जाना है, बिल्कुल। तो x² = 4ay का ग्राफ कैसा बनना है, वो होगा कुछ ऐसा, ठीक है। और अगर x² = -4ay आ जाए तो इसका मिरर इमेज बिल्कुल ओरिजिन से पास हो रहा है ये। ओके, समझ में आ गया सभी को? ठीक है। अब आप बताइए कि x² = y अगर आपके सामने आ जाए, ये किसका ग्राफ है और ये कैसे बनेगा, और इसमें a की वैल्यू क्या है? a की वैल्यू 1 नहीं है, क्योंकि ये कंपेयर किससे होगा, दूसरे वाले से, क्योंकि x का स्क्वायर हो रहा है और y का स्क्वायर नहीं है, है ना। कंपेयर इसके साथ होगा, तो ग्राफ ऐसा बनना चाहिए। इसमें a की वैल्यू क्या हो जाएगी? 1/4, क्योंकि यहाँ पे 1 है ना, या कुछ नहीं है, लेकिन हमें 4ay में कन्वर्ट करना है, तो a की वैल्यू ऐसी क्या रखे कि ये 1 हो जाए, 1/4, है ना। तो इस पैराबोला का फोकस क्या हो जाएगा, ये 0,1/4। ओके, क्यों? वेरी गुड। देखिए, पैराबोला की इक्वेशन क्वाड्रेटिक ही होती है, लेकिन इसका स्पेशल नाम पैराबोला इसलिए बोला गया है क्योंकि इस शेप का यूज़ हम फिजिकली काफ़ी करते हैं। ओके, तो ये है क्वाड्रेटिक ही, लेकिन इसको क्वाड्रेटिक से अलग हम इसलिए पढ़ते हैं क्योंकि ये स्पेशल है, इसका यूज़ काफ़ी बार होता है। ओके, चलिए, क्लियर है सभी को? पैराबोला कोई भी आ जाए बना लोगे, ठीक है। अब देखते हैं अगला। पैराबोला समझ में आ गया तो हटा दें इसको, ठीक है। ठीक है, अब आ जाते हैं नेक्स्ट टॉपिक। इसके अंदर क्या था, इलिप्स। इलिप्स कैसी शेप होती है? सर्कुलर नहीं होती है। आपने अंडा देखा है, अंडे की शेप क्या होती है, ओवल टाइप, है ना। वो एक तरह से इलिप्स जैसी शेप का ही होता है वो, लेकिन वो 3D में होता है, ये 2D में बनाएंगे, ठीक है। इसकी सबसे पहले इक्वेशन देख लेते हैं। इक्वेशन क्या होगी, x² / a² + y² / b² = 1। अगर ये इक्वेशन कभी भी सामने आ जाए तो ये एलिप्स है, ये सर्कल नहीं है, ये एलिप्स है। क्योंकि अगर सर्कल में क्या था कि x - a का स्क्वायर था प्लस y - b का स्क्वायर था = 1 था, ये सर्कल में था। लेकिन इसमें डिवाइड में आ जाते हैं a और b, और a और b अलग अलग होते हैं। अगर a और b सेम हो जाएं, मान लो a की वैल्यू r डाल दें और b की वैल्यू भी r डाल दें, तो क्या हो जाएगा, ये बता सकते हो? ये भी r² हो जाएगा, y² / r² हो जाएगा = 1, और ये r उधर चला जाएगा, तो x² + y² = r² बन जाएगा, ये सर्कल बन जाएगा। इसका मतलब सर्कल इज़ अ स्पेशल फॉर्म ऑफ इलिप्स। सर्कल एक इलिप्स ही होता है, लेकिन एक उसकी स्पेशल फॉर्म है, ठीक है। अभी आपको समझ में आ जाएगा कैसे। एक काम करते हैं, इसको यहाँ से हटाते हैं, आपको पहले ये बना के दिखाते हैं। इसका एक एग्जांपल ले लो। a की वैल्यू क्या ले लें, a की वैल्यू हम ले लेते हैं 2 और b की वैल्यू 3 ले लेते हैं, तो क्या इक्वेशन बन जाएगी,
राइट। तो अच्छा ये रहेगा कि इसको हम वापस से 2 और 3 की फॉर्म में ही लिख लें। 4 और 9 की जगह लिख लें 2 का स्क्वायर और 3 का स्क्वायर, क्योंकि हमें ए और बी की वैल्यू चाहिए होगी। अब देखिए इलिप्स का ग्राफ कैसा बनता है। सबसे पहले हम कोऑर्डिनेट एक्सिस बना लेंगे। एक्स में ये जितना एक्स के नीचे जो वैल्यू है क्या है 2, तो +2 और -2 दोनों को मार्क कर लो। ठीक है, दोनों को मार्क करना है, +2 भी और -2 भी। और y में क्या वैल्यू है +3 -3, तो +3 और -3 मार्क कर लो सबसे पहले। उसके बाद एक ऐसी क्लोज शेप बनानी है, अंडे वाली शेप, जिससे कि चारों मिल जाएं। तो कैसी शेप बनाएंगे, ठीक है, ये इलिप्स है। ओके, दिस इज इलिप्स। अब एक इक्वेशन मैं देता हूँ, अब बनाइए ग्राफ। मान लो ये आ जाता x² + 16 + y² = 1। इसका ग्राफ बनाइए, सभी बनाइए, बहुत आसान है। x में कौन कौन से पॉइंट आएंगे और y में -3 + 3, सही है। तो कैसा अंडा बना है, हॉरिजॉन्टल। ये तो सर्कल जैसा लग रहा है, सर्कल नहीं बनाना है, ठीक है, लग रहा है ना सर्कल जैसा, तो ऐसा नहीं बनाना। हाँ, तो फ्री हैंड से भी ऐसी आपको प्रैक्टिस करनी है कि आप इलिप्स ही बनाएं, सर्कल ना बनाएं। तो इसीलिए ही बोलते हैं कि टू द स्केल काम करो। 4 है ना, तो 4 को हम यहाँ दिखा देते हैं, और 3 है तो 3 को 4 से थोड़ा कम दिखा दो। अब आप ग्राफ एकदम सही बनेगा। ओके, 3 4 -3 और 4, क्योंकि 4 3 से ज़्यादा होता है ना, तो डिस्टेंस थोड़ा ज़्यादा दिखा दो। तो इसको मिला दो। नॉट टू द स्केल तो मेरा भी ग्राफ नहीं है, बट अंडे जैसी शेप का लगेगा, है ना। ये इलिप्स बन गया। बना लोगे कोई भी इलिप्स आ जाए तो। अब क्योंकि यहाँ पे x के साथ कुछ नहीं था, y के साथ कुछ नहीं था, इसलिए हमने सेंटर इसका 0 0 मान लिया। लेकिन अगर इसमें ऐसा हो कि x - h/a² + y - k/b², अगर ऐसा हो तो ये भी इलिप्स ही बनेगा, लेकिन उसका सेंटर थोड़ा सा अलग हो जाएगा। ठीक है, अब इसका सेंटर 0 0 नहीं होगा, अब इसका सेंटर कहाँ पे चला जाएगा, h, k पे। जैसे हमने सर्कल के लिए किया था, याद है, वही इसके लिए करेंगे। मान लो कि अगर ऐसा आ जाता x - 1/16, इसका स्क्वायर कर लो, और y - 2/9 कर दो, तो क्या हो जाएगा, इसमें सेंटर कहाँ पे हो जाएगा, 1, 2, तो 1 इधर है, 2 इधर है, सेंटर इसका यहाँ पे हो जाएगा। अब यहाँ पे 16 और 9 है ना, अब इस सेंटर से हमें 4 ऊपर 4 नीचे जाना पड़ेगा, क्योंकि हमेशा 0 0 वाले में तो आसान था, क्योंकि यहाँ पे +2 -2 +3 -3 कर लिया था। लेकिन यहाँ पे क्या है, सेंटर से डिस्टेंस कैलकुलेट करते हैं ना हमेशा, तो 1 से 4 का स्क्वायर है ना, तो 4 नीचे जाएंगे तो कहाँ पे पहुँचेंगे, -3 पे, और 1 से 4 ऊपर जाएंगे कहाँ पे पहुँचेंगे, 5 पे, +5 पे, है ना। और 1 से 3 राइट में जाएंगे तो कहाँ पहुँचेंगे, क्योंकि 3 का स्क्वायर आएगा तो 4 पे आएंगे, तो यहाँ पे आ जाएंगे। और 1 से 3 लेफ्ट में जाएंगे तो कहाँ पहुँचेंगे, -2 पे पहुँचेंगे। तो अब हमें जो 4 पॉइंट मिले हैं वो ये वाले पॉइंट हैं। ओके, मिला दो इनको, क्या बन जाएगा, एक इलिप्स बन जाएगा। ठीक है, अब हमारा सेंटर जो है वो ओरिजिन नहीं है, थोड़ा सा सेंटर शिफ्ट हो गया, तो हमने इलिप्स भी उठा के शिफ्ट कर दिया। ठीक है, वैसे ये तो बहुत ही ज़्यादा थोड़ा एडवांस केस हो गया, फिजिक्स वालों के लिए इतना ही बहुत है। अगर वो सिंपल वाला भी अगर आता है तो आपके लिए बहुत है। ओके, बायो वाले, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारी शेप कौन सी है, हाइपरबोला। बनाते हैं उसको। इसको हटा देते हैं।
हाइपरबोला, हाइपरबोला की इक्वेशन इलिप्स जैसी ही होती है, बस बीच में माइनस होता है। ये ऐसी ही इलिप्स की इक्वेशन भी थी लेकिन बीच में प्लस था, लेकिन हाइपरबोला के लिए बीच में बस माइनस होता है, बाकी सब कुछ सेम है। ठीक है, इसका ग्राफ कैसा बनेगा? ठीक है, अगर देखिए इसमें दो चीज़ें हैं। अगर इसमें a की वैल्यू बड़ी हुई b से तो ग्राफ ऐसा बनेगा, पैराबोला टाइप ही लग रहा होगा आपको, है ना, लेकिन ये पैराबोला नहीं है, ये हाइपरबोला है। ओके, ये बस आप याद रख लो कि हाइपरबोला का ऐसा ग्राफ बनता है। ओके, अगर ऐसी इक्वेशन आती है तो, और ये एक ग्राफ नहीं बनता, ये दो ग्राफ बनता है। अगर a की वैल्यू b से बड़ी है तो ये दोनों ही बनेंगे, दोनों ही बनते हैं, एक नहीं बनता। जैसे इलिप्स में एक बनता है, सर्कल में एक बनता है, स्ट्रेट लाइन में एक ही बनता है, लेकिन यहाँ पे हाइपरबोला के केस में सिर्फ हाइपरबोला एक ऐसा केस है जिसके अंदर दोनों बनते हैं, इसकी मिरर इमेज होती है वो। ओके, लेकिन अगर b इज़ ग्रेटर देन a हो जाएगा तो उस केस में क्या हो जाएगा? इस केस में ग्राफ कुछ ऐसा चला जाएगा। ठीक है, तो ऊपर और नीचे दोनों। तो हाइपरबोला एक थोड़ा सा स्पेशल केस है जिसमें दो ग्राफ बनते हैं, होती इक्वेशन एक ही है लेकिन ग्राफ बनते हैं दो। याद रहेगा? अभी तो बस ये शेप याद रख लिए, शेप सब याद रख लीजिए, उतना ही काफ़ी है आपके लिए। एक और केस है हाइपरबोला का, स्पेशल केस, जिसको हम बोलते हैं रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। अभी के लिए बस शेप याद करनी है आपको। रेक्टेंगुलर हाइपरबोला की शेप कैसी होती है? इसकी पहले इक्वेशन देख लीजिए। इसकी इक्वेशन होगी एक्स वाई इज इक्वल टू 1 या फिर एक्स वाई इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट सी, कोई भी कॉन्स्टेंट हो सकता है। एक्स मल्टीप्लाई वाई कर दिया और कॉन्स्टेंट सी कर दिया, तो इसको बोलते हैं रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। और इसकी इक्वेशन बनती है कुछ ऐसे, इसका ग्राफ कुछ ऐसा बनता है। ये कभी भी वाई एक्सिस को टच नहीं करेगा और ये नीचे वाला कभी भी एक्स एक्सिस को टच नहीं करेगा, हमेशा ये उसके पैरेलल चला जाएगा। ओके, हाँ, ये वाली लाइट आ गई है क्या? ये वाली जला दीजिए। हाँ ठीक है, तो याद रखना रेक्टेंगुलर हाइपरबोला में कभी भी टच नहीं करेगा। अगर इसको और बढ़ाओगे तो उसके पैरेलल चला जाएगा, कभी वाई एक्सिस को टच नहीं करेगा। सिमिलरली एक्स एक्सिस को भी टच नहीं करेगा। ओके, तो अब हमने स्ट्रेट लाइन, पैराबोला, इलिप्स और हाइपरबोला और रेक्टेंगुलर हाइपरबोला पढ़ लिया है। ठीक है, ओके, तो ये ग्राफ की शेप्स आप याद रखना। ओके, चलिए अगर आ जाए आपके पास लॉगरिथमिक, किसी ने लॉग, कोई ऐसा बच्चा है जिसने लॉग सुना ही ना हो आज तक कि लॉग क्या होता है? व्हाट इज़ लॉग? स्पेशली बायो वाले, मैथ्स वाले तो चलो फिर भी सुन लेते हैं। आपने सुना है लॉग? कभी सुना हो? log 2, log 3, log 1, log 1 क्या होता है? या फिर log 10 क्या होता है? चलो कोई बात नहीं, चलो log सुना ही है, चलिए ठीक है। कैसे समझाएं आपको? चलिए ऐसे समझाते हैं। 10 की पावर 2 अगर होता है तो हम क्या बोल देते हैं? 100। तो 10 की स्क्वायर है ना, स्क्वायर हो रहा है यहाँ पे, है ना। और 10 की पावर 3 होता है तो क्या हो जाता है? यहाँ पे क्यूब हो रहा है, यहाँ पे स्क्वायर आ रहा है, यहाँ पे क्यूब हो रहा है ना। अगर कभी अंडर रूट होता है तो 4 प्लस माइनस, अंडर रूट में हमेशा याद रखना प्लस माइनस में आता है, लेकिन अंडर रूट हो रहा है हमें ये पता है ना। तो यहाँ पे कुछ एक ऑपरेशन हो रहा है ना। यहाँ पे स्क्वायरिंग ऑपरेशन हो रहा है, यहाँ पे क्यूबिक, और यहाँ पे स्क्वायर रूटिंग ऑपरेशन हो रहा है। तो लॉग भी एक तरह का ऑपरेशन है, तो किसी नंबर पे होता है लॉग। मान लेते हैं कि लॉग 10 की वैल्यू निकालनी है तो कितनी आएगी? इसकी वैल्यू होती है 1, अगर बेस 10 हो तो। अभी इसका बेस क्या होता है अभी बाद में देखेंगे, अभी के लिए सिर्फ log 10 आप याद रखिए। अगर log 1 होता है तो उसकी वैल्यू होती है 0, और अगर log 2 होता है इसकी वैल्यू 0.3010 होती है। ओके, ये मेरे को याद है।
आपको भी याद हो जाएगी। log 3 क्या होता है 0.4771। ये वैल्यूज़ होती हैं, लेकिन अब ऐसे तो कोई भी आ जाएगा log 37 आ जाए, याद थोड़ी ना कर सकते हैं सारे के सारे, तो एक मेथड होना चाहिए, है ना। तो इसका मेथड तो देखिए कोई नहीं है वैल्यू बनाने के लिए, आपको इसके टेबल मिलता है, लॉग का टेबल, आपने सुना होगा लॉग टेबल, है ना। लॉग टेबल का यूज़ करके हम लॉग की वैल्यू निकाल लेते हैं, ओके। लेकिन टेबल ना यूज़ करना पड़े इसलिए कुछ प्रॉपर्टीज़ भी बनी है लॉग की, ताकि हमारा काम आसान हो जाए। अगर मान लो कि हमें log 6 की वैल्यू निकालनी है और आपके पास टेबल नहीं है, तो तब भी हम log 6 की वैल्यू निकाल सकते हैं। किससे? log की प्रॉपर्टीज से। तो पहले log की प्रॉपर्टीज देख लेते हैं, ताकि हमें टेबल यूज़ ना करना पड़े हमेशा, इसलिए हम log की प्रॉपर्टी यूज़ करते हैं। log की प्रॉपर्टीज देखिए, अगर log m + n हुआ, नहीं गलती कर रहे हैं एक्चुअली, log m + log n लिखते हैं। अगर log m + log n हुआ तो इसको हम लिख सकते हैं क्या? log mn मल्टीप्लाई में, ठीक है। यहाँ पे m और n कोई भी नंबर हो सकते हैं। और अगर m माइनस हुआ तो क्या करेंगे? m डिवाइडेड बाय n कर देंगे बस। एक और प्रॉपर्टी होती है बहुत इंपॉर्टेंट, अगर log m की पावर n हुआ तो इसका फॉर्मूला होता है n log m। ये 3 प्रॉपर्टीज याद रखना log की, इससे काम हो जाएगा, ओके। अब देखिए, अगर मुझे log 6 की वैल्यू निकालनी है तो मैं log 6 को ऐसे लिख सकता हूँ? नहीं, log 6 को 6 क्या कोई 2 नंबर से मैं तोड़ो जिससे मल्टीप्लाई होके आ जाए 2 और 3, तो log 2 × 3 लिख सकते हैं। अब log 2 × 3 अगर है तो log mn है ये, log mn को हम क्या लिख सकते हैं? तो क्या लिख सकते हैं? इसको लिख सकते हैं log 2 + log 2 की वैल्यू हमें याद है, log 3 की वैल्यू हमें याद है, डाल देंगे और आंसर आ जाएगा, राइट। तो हमेशा कोशिश करना कि एटलीस्ट आपको log 2 और log 3 तो याद ही रहे, ठीक है, क्योंकि इन दोनों से काफ़ी चीज़ें निकाली जा सकती हैं। इसके बाद की वैल्यू याद करने के लिए नहीं बोल रहा, सिर्फ log 2 और log 3 तो याद रखना क्या होता है, और log 1 तो याद ही रहेगा 0, और log 10 भी याद रहेगा, पर ठीक है, क्लियर। अगर आपको वैल्यू निकालनी है log 100 की, ये कैसे निकल सकती है? 10 × 10 कर सकते हैं, आंसर 2 आ जाएगा, सही है। अगर आपके सामने आ जाए log 1 2 3 4 5 6 बार है, ओके, तो कितना आ जाएगा आंसर? अब कौन सी प्रॉपर्टी लगाओगे? ये वाली? अभी मुश्किल हो जाएगी। एग्जैक्टली, इसको हम लिख सकते हैं 10 की पावर। अब कौन सी प्रॉपर्टी लग जाएगी? तो 6 log 10 लिख सकते हैं, और log 10 क्या होता है? आंसर कितना आ गया? 6। याद रहेगा सबको? आसान है, ठीक है। तो log 2 log 3 याद रखना, log 1 तो याद रहेगा ही, और log 10 भी याद रहेगा, ठीक है। तो अगर ये 4 याद हैं तो आप log के काफ़ी सारे नंबर की वैल्यू बिना टेबल का यूज़ किए निकाल सकते हो, ठीक है। टेबल कैसे यूज़ करना है वो बात की बात है, पहले बिना टेबल के यूज़ करना, क्या कुछ वैल्यूज़ बिना टेबल के यूज़ करके निकालेंगे। चलिए ठीक है, चलिए हम तो ग्राफ पढ़ रहे थे, हम कहाँ अलजेब्रा में फंस गए, है ना। तो वापस आते हैं, लॉग का ग्राफ क्या होता है वो देख लेते हैं। चलिए, यहाँ तक समझ में आ गया सबको? ठीक है। एक्चुअली एक चीज़ और बतानी है आपको, लॉग दो तरीके के होते हैं, टाइप्स ऑफ लॉग। अभी हमने जितने भी लॉग पढ़े हैं ना, वो एक टाइप पढ़ा है लॉग का, इसको बोलते हैं क्या? सिंपल लॉग, सिंपल लॉग ही बोल लेते हैं। और दो टाइप होते हैं, एक होता है लॉग, एक होता है नेचुरल लॉग। एक सिंपल लॉग बोलेंगे और दूसरे टाइप को बोलेंगे नेचुरल लॉग। सिंपल वाले लॉग में बेस क्या होगा? 10 होगा, और नेचुरल लॉग में बेस क्या होगा? ई क्या है? पाई की वैल्यू पता है सबको?
3.14 और कोई ऐसा नंबर जी की वैल्यू 9.81। ये क्या है? ये कुछ कांस्टेंट हैं जिनकी वैल्यू आप हमेशा याद रखते हैं, है ना। तो ऐसे ही एक ई भी एक कांस्टेंट है जिसकी वैल्यू आप याद रखना। ई को बोलते हैं हम एक्सपोनेंशियल, और इसकी वैल्यू कितनी होती है, याद है किसी को? 12th वाले स्पेशली आपने तो पढ़ रखा है। ई की वैल्यू कितनी होती है? 2.718। चलिए, ई की वैल्यू होती है 2.718। इससे वैसे तो और भी जाती है, लेकिन हम इसके शुरुआत के 3 ही याद रखने हैं। जैसे पाई की वैल्यू इन्फिनिटी तक चलती रहती है ना, ऐसे ये भी चलती रहती है। हमें इसके शुरुआत के 3 याद रखने हैं बस। 2.718 याद रखना। तो नेचुरल लॉग में बेस होता है ई, यानी 2.718। ओके, तो ये जो अभी हमने जितना भी सिंपल लॉग पढ़ा है, ये वैल्यूज़ पढ़ी हैं, ये हमारा लॉग बेस 10 के लिए होती है। तो यहाँ पे हम लिखते नहीं हैं, लेकिन होता बेस यहाँ पे क्या है, 10 लिखा हुआ होता है। ओके, ये जितनी भी हमने वैल्यूज़ निकाली हैं, ये बेस 10 के लिए निकाली हैं। ओके, बेस ई के लिए अलग हो जाती हैं वैल्यूज़, ठीक है। वो वैल्यूज़ जनरली याद नहीं करनी है हमको, हमें बेस 10 की वैल्यू याद करनी होती है, क्योंकि ज़्यादातर यही यूज़ होता है। लेकिन ये जो प्रॉपर्टीज़ हैं, ये प्रॉपर्टीज़ दोनों के लिए लग सकती हैं। अगर सिंपल लॉग है तब भी, और नेचुरल लॉग है तब भी। नेचुरल लॉग को हम एक्चुअली लिखते ऐसे हैं, LN लिख देते हैं। इसको हम सिंपल लॉग को हम LOG लिखते हैं, जिसका बेस 10 होता है, और नेचुरल लॉग को जनरली हम LN लिख देते हैं लॉग की जगह। या फिर अगर लॉग ही लिखना है तो बेस में ई ज़रूर लिखते हैं। लिखने का तरीका ये है, या तो नेचुरल लॉग को आप LN लिख दो, LOG मत लिखो। अगर LOG लिखने का मन है तो एक ई भी लगा दो, ठीक है। चलिए, अब आपको लॉग भी समझ में आ चुका है कि ये कितने टाइप के होते हैं। आगे बढ़ते हैं, अब लॉग का ग्राफ देख लेते हैं। लॉग का ग्राफ होता है कुछ इस तरीके से। मान लो y = log x का ग्राफ आपको बनाना है। इसका ग्राफ होता है कुछ ऐसा। नहीं, एक्सपोनेंशियल है। ग्राफ थोड़ा सा अजीब है, बट ऐसा ही है। तो आप देख सकते हैं कि ग्राफ कुछ ऐसे जा रहा है, नीचे से बढ़ रहा है और एकदम से बढ़ते चले जा रहा है। फिर ये भी इन्फिनिटी तक बढ़ता चला जाएगा। ओके, और ये जो पॉइंट है, ये पॉइंट क्या है? अगर x की वैल्यू 1 रखेंगे तो y 0 आ जाएगा, क्योंकि log 1 0 होता है। तो ये 1,0 है ये वाला पॉइंट। तो ये y = log x ग्राफ है। अब याद रखिएगा, हो जाएगा, ठीक है। चलिए, चलेगा। अब आ जाता है नेक्स्ट टाइप हमारा, क्या है? एक्सपोनेंशियल। एक्सपोनेंशियल का सिंपल ही देख लेते हैं। आपने कभी एक वर्ड सुना है, एक्सपोनेंशियल ग्रोथ? नहीं सुना है, कोई बात नहीं। देखिए, नेक्स्ट टाइप है हमारा एक्सपोनेंशियल। एक्सपोनेंशियल वर्ड आपने कहाँ सुना है इससे पहले? आज के पहले जैसे पावर होती है, a की पावर b, तो b a का एक्सपोनेंट है ना। लेकिन यहाँ पे एक्सपोनेंशियल हो जाता है, तो ये इसका मतलब होता है e। जो हमने e अभी भी पढ़ा था ना लॉग में, नेचुरल लॉग में, वही e है, ये सेम e है, ठीक है। तो इस e की वैल्यू क्या होगी? और y = e⁻x का ग्राफ बनाना है, ठीक है। तो इसको बोलते हैं एक्सपोनेंशियल ग्राफ। क्या होगा? देखिए, ये पॉइंट है यहाँ पे, और ये कुछ ऐसे जाएगा, ठीक है। लॉग वाला देखिए कैसे जा रहा है, फर्स्ट और फोर्थ क्वाड्रेंट में, और e⁻x फर्स्ट और सेकंड क्वाड्रेंट में। याद रखना है ये बात। तो अगर एक ही ग्राफ पे हम लॉग वाला भी बना दें, कुछ ऐसा बनेगा, ठीक है। y = log x नीचे वाला है, y = e⁻x ऊपर वाला है। और अगर इस पे आप y = x की लाइन बनाओ, तो वो कैसी जाएगी? कुछ ऐसी, बीच में से टच नहीं करती है, इनके बीच में से पैरेलल पास हो जाती है।
तो ये तीनों ग्राफ एक साथ बना सकते हैं हम। y इजिकल टू एक्स की लाइन ऐसे जाती है, सेंटर बिल्कुल स्ट्रेट लाइन, y इजिकल टू लॉग एक्स ऐसे और e की पावर x ऐसे। तो आपको दिख रहा है कि y इजिकल टू एक्स एक मिरर का काम कर रहा है, ये एक दूसरे की मिरर इमेज है। y इजिकल टू लॉग एक्स और e की पावर x एक दूसरे का मिरर इमेज ग्राफ बनता है, याद रहेगा? ओके चलिए, तो अब आई थिंक हमारे सारे ग्राफ कंप्लीट हो चुके हैं अब, ठीक है। यही ग्राफ हमें पढ़ने थे, यही आपके काम आते हैं फिजिक्स के लेवल पे। चलिए, अगर कभी बोलते हैं ना कि एक्सपोनेंशियल ग्रोथ हो रही है किसी की, है ना, कि भैया इसकी परफॉर्मेंस में एक्सपोनेंशियल ग्रोथ मिला है, तो बोलते हैं कि उसकी परफॉर्मेंस एकदम से बहुत एक्सपोनेंटली बढ़ी है ना। जनरली ऐसे बोलते हैं इंग्लिश में, है ना, कि यू डिड एन एक्सपोनेंशियल ग्रोथ, मतलब आपने एक एक्सपोनेंशियल ग्रोथ करी है, आपकी परफॉर्मेंस एकदम से बढ़ी है। तो वो मैथमेटिक्स और इंग्लिश को मिला के बोला जाता है कभी कभी, ठीक है। तो मैथमेटिक्स आपके इंग्लिश में भी काम आ जाती है कभी कभी।